स्क्रीन सभी को दिखने लगेगी ना थोड़े टाइम में तो बताना कि मैम स्क्रीन दिख दिख रही रही है, ओके स्क्रीन दिख रही है। दिख रही मैम। ओके कल हमने कवर की हुई है एक रिवीजन वाली चैप्टर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र परिचय है ना। तो अर्थशास्त्र के परिचय को हमने डिटेल में देखा, उसकी व्याख्या भी सुनी, कैसे अर्थशास्त्र आई और अर्थशास्त्र के कनेक्शन से ना कैसे कैसे हमारा समाज शेप हुआ। तो मैंने आप लोगों को कल ही समझा दिया कि व्यापार के साथ भूगोल के साथ साथ जब इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या अर्थशास्त्रीय भूगोल। तो भूगोल का जो हिस्सा अर्थशास्त्र से रिलेट करता है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं अर्थशास्त्री भूगोल या मानवीय भूगोल का एक हिस्सा होता है। क्योंकि व्यापार बोल दो या कुछ भी बोल दो, वो सभी इंसानों के द्वारा ही किया जाता है। अगर इंसान नहीं हो तो नागरिकरण बोल दो, व्यापार बोल दो, बहातुक बोल दो या पर्यटन बोल दो, ये सब इंसानों के द्वारा ही बनाई गई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जरूरतें हैं, साधने हैं, फैसिलिटीज हैं जो हम इंजॉय करते हैं। तो ये है मोरलेस आपका अर्थशास्त्र परिचय वाला चैप्टर जो कल हमने पढ़ लिया। कल आप लोग रिटर्न जाकर के पढ़े ये चैप्टर, थोड़ा सा देखा? अगर पढ़ा नहीं है तो कोई क्वेश्चंस आया आपके मन में? कल तो हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर। किसी को कुछ डाउट आया, किसी ने कुछ सोचा इसके ऊपर? कुछ आप लोग शेयर करोगे या हम आगे बढ़े? है ना, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की जो जरूरतें थी वो कल आप लोगों ने पढ़ ली, वो कल आप लोगों ने देख ली कि अर्थशास्त्र कितनी इम्पोर्टेंट होती है हम सभी के लिए और पूरे अभी विश्व के लिए। अभी आप लोग देख रहे हो कि विश्व में फिलहाल जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के साथ, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इराक, ईरान, उनका, उससे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या हालत है। इंडिया पर भी उसका प्रभाव आ रहा है क्योंकि जो है जो गैस है, यानी कुकिंग की जो गैस है, जो तेल है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा घाटती नजर आ रही है क्योंकि वहां पे युद्ध होने के कारण वहां पे व्यापार बंद है। किसके साथ? इंडिया के साथ उनका व्यापार बंद है। ठीक है, वो तो ये पूरे पूरे हाँ, तो ये पूरे हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचाती है। अभी देखो, चलो अर्थशास्त्र का परिचय तो देख लिया, अभी कौन सा चैप्टर आप लोगों को एक और बार रिवीजन की जरूरत है? मुझे बताएंगे, वरना आज हम सभी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर कोई चैप्टर की रिवीजन जरूरी नहीं है तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग स्वयं से ही आंसर दोगे, खुद से ही आंसर दोगे। ठीक है, चलो अभी मुझे सबसे पहले ये अंतरराष्ट्रीय वार रेशा वाला चैप्टर मैं लूंगी और इससे रैंडम क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप लोग मुझे जवाब दोगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। मैं एक एक चैप्टर कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बताते जाओ कि जब हम ये डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर, आप लोगों को यहाँ से कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय वार रेशा से। अच्छी चैप्टर है, हमने कवर की हुई है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बताओ अंतरराष्ट्रीय वार रेशा क्या होती है? व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय वार रेशा? क्वेश्चन आंसर राउंड ना, हाँ बोलो। अंतरराष्ट्रीय वार रेशा से तारीख टाइम समझता है। अच्छा, और अंतरराष्ट्रीय वार रेशा की जरूरत क्या है? अच्छा है ना, हर एक पूरे पूरे विश्व में एक ही डेट हो, एक ही दिन हो। अभी आपके यहाँ पे अंधकार है ना, हर जगह तो अंधकार नहीं है, वो क्यों है? तो अंतरराष्ट्रीय वार रेशा से अगर हम तारीख मतलब डेट पता चलती है, अंतरराष्ट्रीय वार रेशा की जरूरत क्या है ये बताओ मुझे। क्या जरूरत है अंतरराष्ट्रीय हमें वार अंतरराष्ट्रीय, बोलो। है कहा थे वो समझ आती है। अच्छा, और कुछ? सिर्फ एक ही बच्चा क्यों आंसर देगा, सभी ट्राई करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वार रेखा हमें कैसे पता चलता है? आज मान लो अंतर्राष्ट्रीय वार रेखा डिसाइड करने के लिए मतलब इंटरनेशनल डेडलाइन पता चलने के लिए हमें कौन सी दिशाओं की जरूरत पड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय वार रेखा कैसे जाती है? अंतर्राष्ट्रीय वार रेखा से टाइम कैसे पता चलता है? या तो मुझे कोई बताएगा ये चीजें? हमने ये पढ़ी हुई है। बताओ मुझे। ड्राइंग करके हमने सीखी थी। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ली थी। किसी ने रिवीजन नहीं की घर में जाकर? ट्राई करेंगे सभी। देखो ये डायग्राम भी स्क्रीन पे आपकी दिख रही है। अभी आप लोग मुझे बताओगे कौन आंसर देगा? ट्राई करेंगे। जब हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है कि घटता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? से घटता है। प्लस। हाँ जी, सुनाई नहीं दी मुझे। जब हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो टाइम प्लस होती है कि माइनस होती है? प्लस होती है। प्लस होती प्लस है। होती है। यस। और जब हम पश्चिमी दिशा में जाते हैं तो टाइम क्या होती है? माइनस ऑफ होती है। कोर्स माइनस होती है। माइनस होती है। तो अभी देखो आपके किताब में ही कितनी अच्छी दिखाई गई है ये मीनल और सुनील जो ट्रेवल कर रहा है बच्चे ये दोनों। ये जब पश्चिमी दिशा में जा रहे हैं या पूर्व दिशा में जा रहे हैं, इनकी टाइम कैसे डिसाइड हो रही है? तो हमें डिसाइड करना है कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 0 डिग्री वाली रेखा वृत्त जो है, ये इसी के हिसाब से ना हम पूरब दिशा या पश्चिमी दिशा का टाइम डिसाइड करते हैं। अगर हम इंडिया में हैं और इंडिया 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे आगे है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम वाली लाइन है, अगर उस 0 डिग्री से हम 5 आवर्स 30 मिनट्स या साढ़े 5 घंटे आगे हैं क्योंकि हम पूरब दिशा में हैं, तो अभी देखो हमारे यहाँ पे टाइम है 7 बजे। तो अभी आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि अगर आपके इंडिया में टाइम है 7 बजे, तो 0 डिग्री में कितना टाइम होगा? क्या मैम? थोड़ा अगर आपके इंडिया में अभी टाइम है 7 बजे, साढ़े 7 बजे, तो 0 डिग्री रेखा पे कितना टाइम होगा? कैसे कैलकुलेट करके बताओगे? इंडिया में 0 डिग्री से साढ़े 5 घंटा आगे है। अभी मैं आपको 0 डिग्री का टाइम नहीं बता रही हूँ, लेकिन इंडिया में साढ़े 7 बजे है। तो आप लोग 0 डिग्री का टाइम कैसे निकालोगे? थोड़ा सा टीचर वहाँ कैलकुलेट। पर 12:40 मिनट हुए होंगे। अच्छा कैसे होगा मुझे एक्सप्लेन करके थोड़ा बताओ। टीचर क्योंकि अगर हम कह रहे हैं हमारे पास 40 मिनट हो रहे हैं, तो हम अगर उसमें से 5 घंटे पीछे जाए तो आता है तो आंसर आता है 2:40 मिनट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये मैंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। वेरी गुड, इसे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया। बहुत इजी है ना। अगर 0 डिग्री रेखा पे टाइम है, मतलब मैंने आपको टाइम नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको इतना बताया है कि भारत जो है साढ़े 5 घंटा आगे है। अभी आपको भारत से 0 डिग्री की तरफ जाना है तो ऑफकोर्स आपको पीछे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत के रिस्पेक्ट से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आप 0 डिग्री में जा रहे हो, मतलब आप पीछे पीछे पश्चिम की तरफ जा रहे हो, तो आपको टाइम माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर 0 डिग्री पे टाइम अभी मतलब यहाँ पे साढ़े 7 बज रहे हैं, तो साढ़े 7 से हमें साढ़े 5 घंटे को माइनस करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करो, साढ़े 7 है तो साढ़े 6, साढ़े 5, साढ़े 4, साढ़े 3, 2:30 बजे, तो 2:30। अब 2:30 से थोड़ा और हाफ मतलब 30 मिनट्स माइनस करो, तो हो गया 2 बजे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2 बजे 2:30 बजे ऐसा टाइम होगा वहां पे, 2 बजे ही लगभग हो गए। अभी इंडिया में अगर साढ़े 7 बजे हैं, तो ऐसे करके ना आपको थोड़ा सोच के जवाब देना पड़ेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ काफी टाइम डिस्कस की हुई थी अंतरराष्ट्रीय वार रेखा में, कि अगर अंतरराष्ट्रीय वार रेखा की जो लाइन है वो ऐसे जिगजैग जिगजैग की हुई है ना। देखो यहाँ पे इस मैप पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा ग्लोब का पिक्चर है ना,
ये अंतरराष्ट्रीय वार रेखा देखो, ये पिंक कलर की लाइन है जो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ऐसे ना जिगजैग करके जा रही है। इसकी मतलब इसके पीछे कहानी क्या है, रीजन क्या है, कौन बता पाएगा? डिस्कस की है हमने, कौन ट्राई करेगा? गलत सही की बात नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं हूं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, अब ये लाइन ऐसे 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 करके क्यों जा रही है? जैसे कि कोई कोई सांप को बनाया जाता है ना, तो ऐसे जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही है? कौन बताएगा? मैम क्योंकि वो बहुत ही देश अंदर से जा रही है, इस वजह से हाँ, वो टेढ़ी मेढ़ी है। ओके। मैम मैं एक्चुअली पहले बताऊं? क्योंकि उसका बंटवारा हो चुका है ना, इसीलिए तो बंटवारे में जो भाग इधर की साइड है, इसी कारण से ऐसी लाइन है मेरे अंदाज से। ओके, और एक बच्चा बताने की कोशिश कर रहा था, कौन बताएगा? यह सीधे एक सी रेखा में होती है। यस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर। ये भी आंसर एकदम मतलब काफी क्लोज है। देखो, ये समुद्र के बीच में से जा रही है। कौन से समुद्र के बीच में से जाती है ये लाइन? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के बीच में से ये लाइन जाती है। दो रीजन मैंने बताए मैम थे। समृद्ध यस। द्वीप हम्म। समूह। यस एग्जैक्टली, द्वीप समूह, आइलैंड्स। तो आइलैंड की जो ग्रुप होती है ना, वो समुद्र में इधर उधर रहती है। अब उन सबको, जैसे कि आपके मान लो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको बिखेर के रखोगे, है ना? और मान लो आपके साइड में हम बोलते हैं ना कि हम जब जब छोटे दो बच्चे खेलते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं ना, ये इतनी मेरी एरिया है, तुम मेरी एरिया के अंदर मत आना। तो उसके खिलौने कैसे इधर उधर बिखेरे हुए रखते हैं ना, तो वो ऐसे ना एक लाइन बना देता है कि देखो ये इतना मेरा एरिया है, ऐसे चीजें फैला के रखी हुई है, तुम ऐसे मत आना। तो उसकी जो एरिया है वो ऐसे टेढ़ी मेरी काइंड ऑफ रहती है, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं। अब समुद्र में ये आइलैंड्स जो है ना, ये इनको तो पता नहीं ना कि कहाँ क्या है, तो वो भूमि के पृष्ठ छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं जो इधर उधर फैले हुए रहते हैं। तो अगर आप उनके बीचों बीच, इतना छोटा सा एक द्वीप है, उसके बीच में से आप लाइन को खींचोगे, आधा साइड इधर आधा साइड उधर आ जाएगा, है ना? तो उनको क्या पता कि हमारे देश में आधा टाइम, मेरे देश में ये डेट है, मेरे उधर इतना ये डेट है। तो भारत जैसे बड़े देश तो होते नहीं है। तो ये देखा गया कि उन आइलैंड के बंटवारा हम नहीं करते हैं, लेकिन उनको एक ही रेखा के अंदर ले लेते हैं, ताकि उनका पूरा जो टाइम है ना वो एक ही जोन में आ जाए, आधा इधर आधा उधर ना हो, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये एक पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट ये भी थी कि रशिया ने ऐसे किया था, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है। अगर उसके बीचों बीच हम स्ट्रेट लाइन खींचते ना, जैसे ये ऊपर वाला पिंक वाला लाइन देख लो, इसको अगर हम सीधा सीधा खींचते ना, तो क्या हो जाता? यही प्रॉब्लम हो जाती कि रशिया फिर दो हिस्सों में बंट जाता, और उसके कुछ कुछ जो हिस्से थे वो बाहर चले जा रहे हैं। तो उसने देखा कि नहीं, अभी मेरे देश में मुझे एक ही टाइम चाहिए, मैं अपने देश को दो हिस्सों में क्यों बांटू कि एक साइड एक डेट होगी, दूसरे साइड दूसरा डेट होगा। तो उसने क्या किया, उसने एक चिट्ठी लिख करके इस लाइन को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बना दी। तो दो रीजन है, एक द्वीप समूह, दूसरी रशिया की अपनी डिसीजन। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। चलो, और अंतरराष्ट्रीय वार रेखा के हिसाब से अगर आप कहीं आप जल्दी निकल रहे हो, तो आप देखोगे पश्चिमी जो देश होते हैं, पाश्चात्य देश में, वो अभी भी पीछे है। मतलब हमारे यहाँ पे शाम के 7:30, मे बी अमेरिका में सुबह का 7:30। हमारे यहाँ पे 25 तारीख कंप्लीट होके आज रात को 12 बजे के बाद 26 तारीख हो जाएगी, लेकिन वो लोग अभी भी 25 तारीख में पड़े हुए हैं, है ना? तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। देखो, ये एक एग्जाम्पल भी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, कि ये एक टिकट है। आप जब जापान से निकल रहे हो, तो 12:30 बजे है, मतलब रात के 12:30 बजे, तो 12:30 AM हो गया। लेकिन जब आप यूएसए में जा रहे हो, आप कब पहुंच रहे हो? शाम के 5:30 बजे या 5:45 बजे। वहां पे अभी भी मार्च की 31 तारीख है, लेकिन यहाँ पे तो अप्रैल का 1 हो गया है। समझ रहे हैं सभी बच्चे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये पॉइंट ऐसा है कि इंटरनेशनल डेडलाइन की वजह से, और इनकी, ये लोग कहाँ स्थित है, पश्चिम में है या पूरब में है, इसके ऊपर डिपेंड करके ना टाइम बहुत वेरी करता है। ठीक है, मैम ये देखो। हाँ,
भारत से अमेरिका, भारत का टाइम ज्यादा है और अमेरिका का टाइम 1 घंटा पहले कम है ना। हाँ, अमेरिका हमसे पीछे है। देखो ना अमेरिका कहाँ पे है। ये क्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारत को देखो यहाँ पे है ना। तो अमेरिका जो है वो पश्चिमी दिशा में है, वो हमसे बहुत पीछे है, ऑलमोस्ट 12 घंटे पीछे है, 10:30 11 12 घंटे पीछे है। जितना आप पश्चिम में जाओगे उतना टाइम क्या होता जाएगा, उतना टाइम हमसे माइनस होता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, है ना। तो अगर आप देख लो ना कि न्यू ईयर जो होती है ना वो हमारे यहाँ पे पहले होती है, लेकिन उनके वहां पे बाद में होती है। ठीक है, चलो। अभी ये चैप्टर तो हमने कल कवर कर लिया है, अर्थशास्त्र का परिचय। अब हम व्यापार में आते हैं। व्यापार में आने से पहले, कोई भी व्यापार का चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये जो है ना व्यापार का संकल्पना, ये डायग्राम एक्सप्लेन करोगे। आज आप लोग एक्सप्लेन करोगे, मैं सुनूंगी। एक्सप्लेन करो, ये व्यापार की जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इसका मतलब क्या है। हेलो टीचर। यस। टीचर यहाँ पर हमें दो मतलब एरो दिखाए गए हैं और उसके बीच में हमें व्यापार का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर मतलब उससे हमें ये साबित होता है कि व्यापार में हमें क्या क्या होता है, मतलब जैसे खरीदी और बिक्री, ये दो भाग होते हैं। तो मतलब अगर हम अगर हम किसी चीज से कन्विंस करें तो मैं अगर किसी दुकान पर गई और मुझे कोई चीज लेनी है तो मैं मांगूंगी कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे दीजिए। तो वो मैं पैसे देकर खरीदूंगी, इसे कहते हैं हम खरीदी। और अगर दुकान मैं चला रही हूँ और अगर मेरे पास कोई आ रहा है और बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे दे सकते हो क्या, तो अगर मैंने उसे वो चीज बेच दी तो उसे हम कहते हैं बिक्री। यानी मैं उसे पुरौठा करूंगी, मतलब उस चीज की देन करूंगी मैं। ओके, वेरी गुड। और जब ये लेन देन हमने कर ली, मांगनी, खरीदी और बिक्री पुरौठा करके इसको व्यापार कहते हैं। हम्म, क्योंकि जितनी आपकी मांग होगी आप उतना ही बनाओगे। जब आप बनाओगे तो आप उसको बेचोगे भी। और ये जो लेन देन हो गई ना, एक्सचेंज हो गया, तो उसको व्यापार कहते हैं। अब कौन खरीदार है, कौन बिक्री करता है। अगर हम जा रहे हैं तो हम खरीदार है, जो बेच रहा है वो बिक्री कर रहा है ना। तो अभी देखो, इसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करके मुझे बताओ कि जो है ना ये वाला पोर्शन, कि कितने प्रकार की खरीदारी होती है। मतलब जो है ना किरकोल व्यापार, वो वाला मुझे समझाओ, वो क्या होता है। मैम मैं हाँ बोलो। किरकोल व्यापार में जैसे भाजीपाला और खरीदी बिक्री करने, इसको मतलब बड़े 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 आदमी से लेना और बाजार में बेच देना, इसको व्यापार कहते हैं। हाँ, तो ये तो मैंने समझ लिया। लेकिन आपके पास जो थी ना, कि आप घाऊक और किरकोल में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप कैसे करोगे। कोई जवाब देगा। नए नए बच्चे भी हैंड रेस करके जवाब दे सकते हैं। ये घाऊक में और किरकोल में मुख्य अंतर क्या होता है। घाऊक जो होता है वो क्या करता है और किरकोल जो होता है वो क्या करता है। एग्जाम्पल से समझाओगे मुझे। कौन आंसर देगा। मैम मैं बताऊं? हाँ प्लीज बोलिए। टीचर एक बार आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाँ, मैंने घाऊक और किरकोल का अंतर पूछा है। मान लो 2 मार्क्स के लिए आया है ये आपके पास, क्या लिखोगे। बताइए मयूर, आप कुछ बताओ। बोल रहे थे ना। हाँ बोलिए बोलिए। घाऊक व्यापार मतलब बड़े आदमी से लेना और बड़े आदमी को बेचना, इसको इसमें प्रॉफिट होता है। और किरकोल व्यापार में बड़े आदमी से लेना और बाजार में बेचना, इसको भी प्रॉफिट होता है। हम्म, समझ में आया। थोड़ा एग्जाम्पल से कौन समझा पाएगा घाऊक और किरकोल का अंतर। जैसे देखो,
मैम, हम कोई फैक्ट, हाँ बोलो बोलो। इसमें वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में बेची जाती है घाऊक में। और किरकोल में? इसमें ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की छोटी मात्रा में बेची जाती है। यस, वेरी गुड, ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। तो 2 मार्क्स के लिए हमारे पास 2 डिफरेंस आ गए। तो घाऊक में हम क्या करते हैं, घाऊक में हम एक फैक्ट्री है, बहुत सारा सामान बन रहा है और बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में वो बन रहा है, बहुत उसकी जो परिमाण होती है बहुत ज्यादा है। हमने वहां से खरीदा, फिर उसको जाकर हमने छोटे छोटे दुकानों पे बेचा, बेचकर वहां पे लोग आए, तो हमने अगर वहां से 10,000 लिए तो हमने 10 दुकानों पे 1,000 करके बिक्री की, कोई भी चीज मान लो। और फिर लोग आकर तो क्या करेंगे, लोग आकर थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, लोग थोड़ा ही ना इतना इतना लेंगे, है ना। तो घाऊक और पिरकोल का यही अंतर है कि हम ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं या कम मात्रा में खरीद रहे हैं। तो घाऊक व्यापार जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट की होती है ना, क्योंकि आप बड़े मात्रा में फैक्ट्री से चीजें खरीद रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। उस कीमत में आप फिर दुकानदार के पास उसको बेचते हो, तो थोड़ा प्रॉफिट तो आप भी रखोगे, तो थोड़ी प्राइस आप बढ़ा देते हो। और फिर दुकानदार जो है वो उसके ऊपर और प्राइस बढ़ाता है, क्योंकि उसको खरीदनी पड़ रही है, फिर वो हमें बेचता है। तो हमारे पास जो सामान आता है वो पहले घाऊक से आता है, फिर किरकोल से आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ख्याल रखोगे। अभी देखो, प्रदेश विस्तानुसार में हमारे पास कितने प्रकार के व्यापार है। ये जो फ्लो चार्ट है ना, देश अंतर्गत व्यापार और अंतरराष्ट्रीय, तो ये इंडिया और ईरान में जो ऑयल की एक्सचेंज होती है वो किस में आएगी? क्या मैम? जो हम इंडिया और फॉरेन में, मान लो ये इंडिया और ईरान इराक का ही एग्जांपल ले लो, इसमें ऑयल की खरीदारी होती है, वो कौन से कैटेगरी में आएगी, देशांतर्गत या अंतरराष्ट्रीय? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय डेफिनेटली, क्योंकि वो बाहर से है, बाहर के देशों में है, इंटरनेशनल है। और देशांतर में क्या होता है, मतलब देश अंतर्गत में आप देश अंतर्गत व्यापार कैसे कर सकते हो, कैसे हो सकता है देश अंतर्गत व्यापार? कौन से मतलब एग्जाम्पल से आप समझा सकते हो देश अंतर्गत व्यापार? जैसे कि टीचर, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है भारत, तो उसके अंदर हम जितने भी व्यापार कर रहे हैं उसे हम देश व्यापार कहते हैं। जैसे कि 2 राज्यों में, 2 शहरों में, 2 गांवों में, एक शहर में, या एक गांव से एक शहर में, ऐसे करके एग्जाम्पल दे करके समझाना है, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आयत निर्णायत का मुझे डिफरेंस समझाएंगे आप लोग। आयत किसको कहा जाता है, निर्यात किसको कहा जाता है? एक्सप्लेन। अब इंडिया जो है वो अमेरिका को मशीन्स बेच रही है, ये आयत है या निर्यात है? निर्यात। अब हम जो है, हम ईरान से या इराक से तेल खरीद रहे, ये आयत है या निर्यात है? आयात। आयत है। ओके। अब आयत और निर्यात को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? टीचर, अगर हम उनके पास से ऑयल ले रहे हैं तो हमें उन्हें वाटर देना होता है, और उसके बदले में और कोई चीजें भी देनी होती है। और इससे मतलब जो हम जिनसे लेते हैं उन्हें हमें मतलब दोनों के बीच समभाव होता है, जितना हम उनसे लेते हैं उतना ही हम उन्हें देते भी है। ओके। तो कहने का अंतर क्या है, कहने का अंतर यही है ना कि अगर आपको आपके देश में आयत और निर्यात का बैलेंस रखना है, संतुलन रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयत इक्वल टू निर्यात करना पड़ेगा ना, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे आप इक्वेशंस वगैरह को प्रूव करते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपकी जो आयत है विच इज इक्वल टू निर्यात है ना, तो आपका ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि हम जितना खरीद रहे हैं हम उतना ही देंगे। तो मान लो अभी आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम पानी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम पैसों के अगेंस्ट खरीदते हैं चीजें। तो अगर मुझे मेरे देश में देखना है कि मेरे देश में एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे हम कल हमने डिस्कस की ना कि इकोनॉमिक्स में कैसे हमारे पास सेविंग्स हो सकती है, चलो सेविंग्स ना हो तो लॉस भी ना हो, हम किसी से उधारी ना करें,
ठीक है, लॉस अगर हो तो उधारी करनी पड़ेगी ना। तो आयात और निर्यात का बैलेंस अगर बरकरार रखना है तो देखना है कि जितना आयात कर रहे हैं उतना निर्यात भी करें। और अगर हम दूसरों से ज्यादा ले रहे हैं लेकिन अपना कम बेच रहे हैं तो हमारी लॉस हो गई। और अगर हमने ज्यादा बेची और कम खरीदी तो हमारी प्रॉफिट हो गई। तो आयात और निर्यात का बैलेंस जो है वो इसी के ऊपर टिका है कि हम जितना ले रहे हैं उतना ही दे भी रहे हैं। तो ना ही हमारी लॉस है ना ही हमारी प्रॉफिट है। ये जो डायग्राम दी गई है ना आपके किताब में, ये बहुत अच्छी डायग्राम है। ये पूरी बैलेंस को सिखा रही। जैसे छोटे बच्चे हम खेलते थे ना, जब छोटे बच्चे ऐसे इस पे खेलते हैं ना, तो आपका अनुकूल या प्रतिकूल व्यापार है या संतुलन वाली व्यापार है ना, वो टोटली इस सिचुएशन से पता चल रही है ना। तो थोड़ा देखो इस डायग्राम को और एक्सप्लेन करो मुझे कैसे सिचुएशन में अनुकूल प्रतिकूल समझ में आ रहा है, इसमें अंतर कैसे करें। हाँ हाँ बोलिए ना। हम जब आयात लेते नहीं आयात देते हैं लेते हैं तो निर्यात भी उतना ही होना चाहिए। और जब हम आयात लेते हैं निर्यात लेते हैं तब आयात भी उतना होना चाहिए। और आयात हाँ निर्यात से तो सब सेम होता है। तो प्रतिकूल क्यों कहा जा रहा है? प्रतिकूल मतलब नेगेटिव और अनुकूल मतलब पॉजिटिव, है ना। तो देखो निर्णायक जब ऊपर है और आयत नीचे है, लेकिन आयत जब ऊपर है और निर्णायक नीचे है तो उसको अनुकूल कहा जा रहा है। तो अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार के बीच अगर आपको अंतर पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो आपको थोड़ा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आप जब इसका डिफरेंस लिखोगे तो ये उम्मीद है अगर आप ये छोटा छोटा डायग्राम साइड में बना दोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा जो आपकी नोटबुक या आंसर शीट चेक कर रहा है उन टीचर के ऊपर। समझ में आ रहा है? और देखो आयत और निर्णायक जब सेम है तो वो संतुलन सिचुएशन को जन्म दे रहा है। ठीक है, चलो अभी देखो, ये तो आप लोगों ने उम्मीद है पढ़ी ही होगी, लेकिन इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म है ना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ना फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, EU का फुल फॉर्म क्या है। अभी देखो ये जो है ना OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, तो कैसे वो पेट्रोलियम भेजेगी ना। तो इसकी जो उद्देश्य कार्य है ना कि खनिज तेल को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लेके आए, सदस्य जो देश है ना उनकी जो रिलेशंस है उसको कंट्रोल करे, और तेल नियमित मध्य क्या करे कि तेल हम ना ही ज्यादा इस्तेमाल करें ना ही कम इस्तेमाल करें, लेकिन तेल की जो वेस्टेज है उसको देखा जाए। अभी तेल इज अ हीटेड टॉपिक, अभी हॉट टॉपिक चल रहा है ये। तो ये OPEC का फुल फॉर्म भी आप लोग देख लो, सार्क एशियन एपेक। इस पेज में आप लोग को कहीं लग रहा है कि कुछ एक्सप्लेन करना है? क्योंकि इसमें समझने वाली कुछ नहीं है, लेकिन आपको उद्देश्य और कार्य के बीच अगर कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हो, हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर सकते हैं। थोड़े पॉइंट पढ़ाओ ना। उद्देश्य और कार्य वाला ना, हाँ देखो मैम। अगर हम WTO का देखो, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जागतिक व्यापार संगठन, मतलब पूरे विश्व का जो व्यापार है वो ये संगठन देखती है ना। उसका काम क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है ना वो देखे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता रहे। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल जो व्यापार है अगर वो स्टॉप हो जाए तो दो देशों के लिए ही वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि न सिर्फ इंडिया लेकिन बाकी देश जो वो ईरान वगैरह से तेल लेते थे ना, उनकी उधर व्यापार स्टॉप हो गया है। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे करके अपनी जो व्यवस्था है वो चलाएं। देखना है कि दोनों देशों में मतभेद जो है ना वो सेम सेम होनी चाहिए। मतभेद सेम सेम मतलब देखा जाना चाहिए कि दो देश अगर व्यापार कर रहे हैं तो दोनों का ओपिनियन होना चाहिए, ना सिर्फ आप बोलें लेकिन मैं भी बोलूं। क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसको सॉर्ट कौन करेगा? यही करेगा। यही ऑर्गेनाइजेशन या यही संस्था देखेगी कि दो देश आपस में जो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो उसको सॉर्ट करना है। प्रॉब्लम कैसे होती है? बहुत ज्यादा मांग हो गई, दूसरा देश उसको नहीं दे पाया,
तो इससे एक प्रॉब्लम होती है। फिर जो है ठीक से पैसे नहीं लेन-देन हो रही है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है। कभी-कभी लोग बोलते भी है ना देश कि आप हमें दे दो, हम बाद में आपको दे देंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। फिर देखना है कि अगर 2 देश हैं और 2 देश व्यापार कर रहे हैं, तो उन दोनों देशों में एकदम करेक्ट ना उनको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कुछ सिखाना पड़ता है कि व्यापार कैसे की जाती है। तो जो लोग इस कार्य में इन्वॉल्व्ड है ना, वो अच्छे से एक-दूसरे में ना ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि कोई कार्य करने के लिए हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने हम व्यापार नहीं कर सकते। तो डब्ल्यूटीओ या जो ये जागतिक संगठन है, ये देखती है कि इसमें जो मेंबर देश है ना, उनको पता होना चाहिए ट्रेनिंग के हिसाब से या ट्रेनिंग लेकर के कि व्यापार कैसे की जाती है। वरना ट्रेनिंग नहीं रहेगी ना, तो वो लोग कुछ भी कर देंगे। मतलब उनको सही-सही दिशा में कि भाई हमारे ये नियम है, इस नियम के अनुसार तुम्हें चलना है, तुम्हें व्यापार करना है। अगर कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अब ना निकालने की अवस्था बने इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है? अभी देखो, ये तो हमने पूरे विश्व के हिसाब से डब्ल्यूटीओ का देख लिया। लेकिन डब्ल्यूटीओ तो पूरे विश्व को देखती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं दुनिया के जहाँ पे और भी सारे संगठन होते हैं, जो संगठन छोटे-छोटे जगहों को देखते हैं। जैसे अगर आप देखो यूरोपियन यूनियन, तो यूरोप में जो देश है ना, जैसे इंग्लैंड बोल दो, वेल्स बोल दो, तो उन सभी राज्यों को, उन सभी देशों को चलाने के लिए यूरोप में सिर्फ और सिर्फ यूरोप में, ब्रिटेन में व्यापार करने के लिए ना हमें एक संगठन चाहिए होता है। तो वो है यूरोपियन यूनियन, जिसका जो हेडक्वार्टर है यानी मेन ऑफिस जो है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। ये क्या करती है? ये देखती है कि यूरोप में जो भी देश है वो एकत्रित रूप में अच्छे से व्यापार कर रहे हैं। ये लोग अपने में ही व्यापार करते हैं, सिर्फ यूरोप में ही करते हैं, बाहर कहीं नहीं करते। ठीक है? वो सिर्फ देखते हैं कि यूरोप में सही-सही व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई देश यूरोप के बाहर से भी आकर व्यापार कर रहा है। देखते हैं कि व्यापार करने के लिए ना एक-एक देश मुक्त होकर के व्यापार करे। माना कोई देश किसी से बंधा हुआ ना हो। अगर कोई इंग्लैंड बोलता है कि मुझे इसमें व्यापार करना है, कोई और देश बोलता है कि मुझ में इससे व्यापार करना है, तो वो लोग मुक्त होकर के करें, एक दूसरे के में बंधे ना रहे। कोई भी देश, लेकिन यूरोप के अंदर उनको व्यापार करने की इंडिपेंडेंस दी जाती है। ये भी देखना होता है कि जो भी वस्तुओं में हम व्यापार कर रहे हैं ना, उन वस्तुओं को आप सब में बांटें, सिर्फ अपने आप में नहीं रखें। समुदाय में बाँटा जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर आप एक देश के साथ व्यापार कर रहे हैं और दूसरा देश आपको आकर बोल रहा है कि मेरे साथ भी व्यापार करो, तो आप ये ना बोलो कि नहीं हम आपसे नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप में जो भी देश अवेलेबल है, जो आकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे वस्तुओं की लेन-देन करो और करते-करते आप सिर्फ अपने में ही नहीं रह जाओ, तो ये जो नैरो थिंकिंग है ना, इसको स्टॉप करना होता है। और क्या होता है कि जो यूरोप में जो यूरोप की करेंसी है ना, यूरो कॉइन्स जिसको कही जाती है, जैसे अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में रुपीज है, तो यूरोप में जो यूरो कॉइन्स होती है उसकी लेन देन सही से हो। मतलब जो पैसों की सर्कुलेशन है या पैसे जो संरचना होती है ना, तो पूरा जो फ्लो होता है वो सही से हो, कोई ज्यादा कोई कम ना हो। ठीक है? अभी देखो, हम अभी पेट्रोलियम की बात कर रहे, तो पेट्रोलियम में कौन सी कंट्रीज है? बहुत सारी कंट्रीज है, और वियना में इसकी ऑफिस है। ये क्या देखती है? ये देखती है कि जो नीचे से तेल लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर नियंत्रण हो, प्रॉपर नियंत्रण हो। कोई ज़्यादा तेल, मान लो मैं भी एक तेल की व्यापारी हूँ, मैंने ज़्यादा निकाल लिया, तो दूसरा देश कैसे निकालेगा? उसको भी तो व्यापार करना है ना। फिर वो देखता है कि तेल की जो उत्पादन है और तेल में जो हम बिक्री कर रहे हैं, मतलब हमने ज़्यादा निकाल लिया, लेकिन उसका उत्पादन कम है, तो ये मतलब लेना और उत्पादन होना दोनों में बैलेंस रखा जाए। ठीक है? क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा तेल निकाल लिया, तो और आप उसको बेचने लगे, तो मतलब क्या होगा? पृथ्वी के जो पृष्ठ है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, वो खाली रह जाएगा। आप लोगों को पता है कहाँ से तेल निकाला जाता है? समुद्र के नीचे से, है ना? समुद्र के नीचे से तेल जमीन निकाली से। जाती है।
हाँ, मतलब समुद्र के नीचे ना ड्रिलिंग की जाती है और पाइप लगाई जाती है। तो शिप्स होती है ना, जो शिप, वो जाती है और जाकर नीचे निकाल के लेके आती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो गुजरात में ऑयल निकाली जाती है हमारे देश में, फिर असम में ऑयल निकाली जाती है। तो अभी क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है? तो कुछ-कुछ पत्थर होते हैं, कुछ-कुछ पत्थरों की अरेंजमेंट को देख कर के ना, कैसे वो पत्थर रखे गए हैं या पृथ्वी के नीचे कैसे उन पत्थरों की प्लेसमेंट है, कौन कहाँ पे है, किधर है, ये जियोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। जियोग्राफी में नहीं, जियोलॉजी। तो वो सब्जेक्ट ना ऊपर से ना फोटोज लेती है सैटेलाइट के द्वारा। सैटेलाइट क्या करती है? सैटेलाइट इमेजेस वो एकदम पृथ्वी के नीचे, समुद्र के नीचे के सैटेल मतलब वो सिग्नल भेजती है और सिग्नल भेज के वो फोटोज को कैप्चर करती है। फिर उन फोटोज से पता चलता है कि अच्छा, पत्थरों की या कुछ-कुछ विशेष पत्थर होते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है, मतलब इसके नीचे ज़रूर तेल हुआ होगा रहेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो कुछ विशेष पत्थर होते हैं, अगर वो पत्थर मौजूद हो, तो समझा जाता है कि इन पत्थरों के नीचे ही तेल है। तो तेल की जो ये आयात निर्यात है ना, मतलब लेन-देन, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, इसमें हेलो भी मैम। एक अच्छा संबंध यस, बोलो। कुछ नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही थी इसलिए। अभी दिख रही है ना? यस। तो जो है, तो तेल की जो ये आयात निर्यात है ना, दोनों देश तेल ले रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। इसमें भी ना एक अच्छी रिलेशन बनी रहे दोनों देशों में, क्योंकि कम ज्यादा कहीं हो जाएगा ना, तो दोनों देशों में झगड़ा हो जाएगा। कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। तो तेल जो है वो अगर हमें पृथ्वी से मिली हुई है, तो उसको इस्तेमाल करने की जो परमिशन है वो सभी को है, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी जो है, कुछ-कुछ देश ही हैं जो अपने सन्निकट तेल उनके वहाँ पे मिलती है, तो वो उसका व्यापार करते हैं। अभी इंडिया जाकर ईरान में बोलेगा कि मैं तेल निकालूँ, तो थोड़ी ना वो लोग अलाउ करेंगी, वो तो उनकी संपदा है, वो उनके देश में मिलती है। लेकिन इंडिया उनसे ऑफ कोर्स खरीद सकती है पैसे दे करके। तो ये चेक करना होता है कि कितना तेल बन रहा है और कितना हम निकाल रहे हैं। और कोई एक कंट्री ज्यादा निकाल लेगा, दूसरा देश कम निकालेगा, ये भी नहीं। और तेल की जो वेस्टेज है ना, तेल कभी, मतलब आप निकाल रहे हो फिर उसको वेस्ट भी कर रहे हो, इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो है पृथ्वी में जो रिसोर्सेज है, जो संपदा है, वो बहुत बहुत कम हो गई है, ठीक है? अभी देखो, ये नीचे जो है ना, सार्क बोल दो, एशियन बोल दो और एशिया पैसिफिक बोल दो, ये सभी ना एशिया जो महादेश है उससे जुड़े हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के ये सब है। वो सिर्फ देखते हैं कि जो व्यापार होता है एशिया में और एशिया के दक्षिण पूर्व रीजियन में, दक्षिण पूर्व जो स्थान है, वहां कैसे हो रहा है। अभी इनमें अंतर आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी कि सार्क में क्या अंतर है, एशियन में क्या अंतर है, और ये एपेक या एशिया पैसिफिक में क्या अंतर है। देखो, सार्क क्या करता है? सार्क देखता है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब साउथ एशिया में एक संगठन बना गई है, एक संगठन बनाई गई है जो क्या करेगी? आपस में सहयोग करेगी। रीजनल, रीजनल मतलब उसी स्थान का, कोऑपरेशन मतलब सहयोग। तो किस में सहयोग करेगी? देखेगी कि दक्षिण एशिया में जो देश है ना, उनके अंदर अगर कोई व्यापार हो, तो अच्छे से व्यापार हो, जिसका अगर कोई प्रॉब्लम भी निकले तो उसका समाधान भी निकले। लेकिन ये सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए है, बाकी देशों के लिए नहीं है। यहाँ पे देखा जाएगा कि मानव कल्याण, जीव कल्याण और प्रादेशिक कल्याण के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में। तो सामाजिक कल्याण के लिए हम ऐसी कोई सामान ना बनाएं जो समाज की क्षति करके जाएगी, जो समाज को खराब करेगी। हम इतना व्यापार ना करें ना कि सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो, तो जीव कल्याण, मानव कल्याण कैसे होगा? और प्रादेशिक सहकारिता मतलब जो भी देश है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, वो एक दूसरे के साथ सहयोग बना करके रखे, ना कि झगड़ा करे एक दूसरे के साथ, ठीक है? और कोई अगर अशांति है दक्षिण पूर्व एशिया में, देशों में, उस अशांति को दूर करना। बहुत सारे रीजंस होते हैं अशांति के, युद्ध हो गया, पॉलिटिक्स के कारण से होता है, लोग एक दूसरे के साथ बन नहीं पाते हैं,
है ना? गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, क्राइम होता है। तो इन सबको देखना ना, ये सार्क का काम है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश हैं, उनके बीच एक सहयोग बना रहे। अभी क्वेश्चन आता है कि जो ASEAN या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनका क्या काम है? ये भी तो साउथ ईस्ट एशिया को ही दिखा रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया को ही दिखा रहा है। तो इसका क्या अंतर है सार्क से? इसका अंतर क्या है? ये देखती है कि जैसे जो सार्क होता है ना, वो जन कल्याण को देखता है, मानव कल्याण को देखता है। लेकिन ये जो ASEAN है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से हिस्सों को देखती है? देखती है कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स को देखती है। देखती है कि समाज और संस्कृति दोनों का विकास हो रहा है कि नहीं। तो अर्थ देखती है, समाज देखती है, संस्कृति देखती है। लेकिन वो जो एशियन इसके पहले वाला था, सॉरी सार्क इसके पहले वाला था, वो समाज कल्याण और जन कल्याण इन जनरल देखती है। लेकिन ये देखती है कि कल्चर, ये देखती है इकोनॉमिक्स, और ये देखती है समाज को। ये भी देती है ना, ये एक और काम करती है, ये समाज को ना मोटिवेशन देती है, कॉन्फिडेंस देती है। मतलब ये नए-नए स्कीम्स लॉन्च करती है और इंसानों को जो साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं, उनको मोटिवेट करती है कि तुम आओ भाई, तुम यहाँ पे व्यापार करो, तुम यहाँ पे विनियोग करो। तो इसका काम मोटिवेशन भी होता है। तो ये एक स्टेप आगे हो जाती है ऊपर वाले संस्था से। ये क्या करती है? ये देखती है कि जो भी देश है, जो इसके मेंबर्स हैं, वो ना व्यापार ना अधिक ना करे। अधिक ना करे मतलब एक देश बहुत व्यापार कर रहा है और दूसरा देश कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब तो गरीबी हो जाती है ना। तो ये जो बड़े छोटे का जो अंतर होता है ना, और गरीबी को घटाना, ये भी इसका काम होता है, जो कि ऊपर वाले संस्था में नहीं है। ऊपर वाला संस्था ना सिर्फ अच्छा अच्छा चीजें करेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें करेगा। ये जो ASEAN वाला है, ये क्या करेगा? ये आपके समाज को देखेगा, संस्कृति को देखेगा, ठीक है, आपकी अर्थनीति को देखेगा, अर्थशास्त्र को देखेगा। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आओ भाई मेरे पास आकर के तुम नए नए बिजनेस आइडियाज लो और तुम थोड़ी बहुत व्यापार करो, मतलब इन्वेस्ट करो, तुमको प्रॉफिट मिलेगा। ये देखेगा कि कोई एक देश ज्यादा व्यापार कर रहा है, कोई कम कर रहा है। ये अंतर जो है ना, जो गरीबी को जन्म देता है कि किसी के पास है तो है, किसी के पास नहीं है तो नहीं है, ये वो चीज नहीं करता है। ये देखता है कि अगर गरीबी बढ़ रही है, हर एक सदस्य को थोड़ा थोड़ा चांस तो मिले। इसीलिए ना ये लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भरता है कि देखो भाई मैं इतना व्यापार कर रहा हूँ, तुम भी आओ, तुम भी इन्वेस्ट करो। और ये उन देशों को आगे लेके आता है जो पीछे चले गए हैं। तो ये एशियन और सार्क का अंतर क्या है? तो सार्क से एक स्टेप आगे है एशियन, क्योंकि ये गरीबी को हटाता है, लोगों को बिजनेस कराता है, समाज, कल्चर, अर्थनीति दोनों को देखता है। लेकिन सार्क क्या करता है? ये झगड़े मिटाता है। ये इन जनरल जन कल्याण देखता है, गरीबी वरीबी नहीं मिटाता है। और देखता है कि कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हटाना है। तो इन दोनों का अंतर पता चला, क्योंकि ये दोनों ही दक्षिण पूर्व एशिया के लिए काम करते हैं। ओके, सबको समझ में आया अंतर? यस यस, मैम। ओके। सभी समझ जाओ, क्योंकि ये पार्ट आप लोगों ने मुझे बोला कि स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए। अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन, अभी दो ये बाकी है ना, इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको टिप्स दूंगी कि इसको पढ़ना कैसे है। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, उसमें ही इसको पढ़ने की जो टिप भी समाई हुई है। देखो, फिर से हम एक एशिया पैसिफिक पे आ गए। तो दोनों साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व एशिया को पढ़ने के बाद हम एशिया पैसिफिक पे आ गए। मतलब एशिया को भी देखेगा और प्रशांत महासागर में जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स है या द्वीप समूह है, उनको भी देखेगा। क्या करेगा? देखो लिखा है, एशिया प्रशांत महासागर में मुक्त व्यापार हो सके, इसको देखेगा। सॉरी, पूरे एशिया को देखेगा, कि दक्षिण पूर्व एशिया को सिर्फ नहीं देखेगा, पूरे एशिया को देखेगा। प्रशांत महासागर में द्वीप समूह को देखेगा कि इन दोनों में ना मुक्त व्यापार हो सके, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ी एरिया है। और जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना सागरों में, उनको कोई महत्व नहीं देता, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि ये तो बड़े गरीब है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे हैं समुंदर के ऊपर ऐसे टुकड़े। लेकिन वो भी अच्छा कर सकते हैं। ये देखेगा कि जो प्रादेशिक और तांत्रिक है ना, मतलब जो भी सदस्य है इसके, वो प्रादेशिक व्यापार को भी देखेगा और तांत्रिक को भी और क्या करेगा ना, प्रोत्साहन देगा, जैसे मोटिवेट करेगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स ने ना, वो लोग गरीब होते हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनके अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम आगे कैसे व्यापार करें।
हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसको अलग से क्यों बनाया गया है? इसको अलग से इसलिए बनाया गया है, विशेषकर वो जो प्रशांत महासागर में छोटे-छोटे द्वीप हैं, उनको आगे लेके आया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनके अंदर गरीबी को कम किया जाए, मुक्त व्यापार हो, क्योंकि एशिया बहुत बड़ी एक मतलब एक महादेश है। इस महादेश के साथ इस छोटे-छोटे आइलैंड्स को जोड़ दिया जाएगा ना व्यापार के रिलेशन में, तो ये जो छोटे-छोटे द्वीप है ना, ये भी बहुत उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्यापार यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए ना सिंगापुर वगैरह, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब इतने डेवलप हो गए हैं धीरे-धीरे करके, और अच्छी खासी पर्यटन भी वहाँ पे होती है। ठीक है? अभी ये ब्रिक्स पे आ जाओ, ब्रिक्स को पढ़ना बहुत ईज़ी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कहते हैं इसको। ब्राज़ील हो गया साउथ अमेरिका से, रशिया हो गया एशिया से, इंडिया भी एशिया से है, चाइना भी एशिया में और साउथ अफ्रीका अफ्रीका में। तो इन सभी देशों की जो संगठन होती है ना, ये क्या करती है? ये इधर व्यापार करती है. तो अर्थव्यवस्थाच्या वृद्धिंगत होण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, है ना? तो ये देखती क्या है? ये जो 4-5 देशों के नाम लिए गए ना, एक दूसरे में आर्थिक विनियोग करती है. मतलब इन 5 देशों में अगर कोई मनी की प्रॉब्लम हो गई, पैसों की प्रॉब्लम हो गई, तो ये एक दूसरे में थोड़ा सहयोग करेंगे. आर्थिक सुरक्षा मजबूत करेंगे कि अगर किसी को कमी पड़ गई है, कोई और दे देगा. और कैसे देगा? सिर्फ पैसे डालेगा क्या? पैसे सिर्फ नहीं डालेगा. मान लो इन 5 देशों में जॉब्स हो गई, तो इंडिया से कोई रशिया भी जा सकता है, ब्राजील भी जा सकता है, चाइना में भी जा. तो जो वीजा पासपोर्ट का प्रॉब्लम है ना, ये 5 देशों में नहीं होगी, क्योंकि ये 5 देश आपस में ही व्यापार करते हैं, नौकरी क्रिएट करते हैं. बुद्धिजीवी जीवी जो मनुष्य हैं, वो यहाँ पे जाकर के अपना प्रोग्राम कर सकते हैं. तो पैसे भी जाते हैं, इंसान भी जाते हैं, जॉब्स भी बनते हैं. तो यहाँ पे ये एडवांटेज इन मैम 5 देशों को एजुकेशन मिल जाता है. हाँ जी? एजुकेशन मैम हाँ, एजुकेशन. तो यहाँ पे ना 5 देश होने के कारण क्या होता है ना, संगठन ना छोटी हो जाती है. देखो सिर्फ 4-5 ही देश है यहाँ पे, तो यहाँ पे झगड़े कम होते हैं, क्लैश कम होता है, एक दूसरे के साथ ओपिनियन नहीं मैच हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी घट जाती है. जितने देश कम होंगे, उतनी अच्छी वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा देश हो जाते हैं तो सभी तो अपना अपना ओपिनियन देंगे ना. हर एक देश का हर एक के साथ ओपिनियन मैच हो, ऐसा तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो इन देशों ने डिसाइड किया कि हम छोटा एक संगठन बना देते हैं, और संगठन बना के हम आपस में ही वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, ताकि झगड़े कम हो. हमारे में कभी वीजा पासपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी हमारे यहाँ पे आ सकता है, व्यापार कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, नौकरी ले सकता है. जो संपदा है इंसानों की, प्रकृति की, इंसान भी एक संपदा ही है, पढ़ाई करके वो एक संपदा ही बनता है देश के लिए. वो इजीली इनको 5 देशों में जॉब मिल जाएगी. तो इंडिया से कोई इजीली ब्राजील जा सकता है, रशिया जा सकता है, चाइना, साउथ अफ्रीका जा सकता है. जबकि चाइना कभी-कभी प्रॉब्लम भी करता है इंडिया के साथ, युद्ध वगैरह करके. ऑलवेज ये हमारे साथ सहयोग नहीं करते. ठीक है? आज देखो हमने इन सभी संगठन को पढ़ा, सभी संगठन को जाना भी. ठीक है? इसको आप लोगों ने मुझे समझाने के लिए बोला, सो भी समझाया. अभी इनको पढ़ने की एक आधा टिप्स और ट्रिप्स शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ. ठीक है? तो देखो कितने देश हैं, इतने देशों को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा देश होंगे तो नंबर भी बहुत ज्यादा है. जैसे देखो सबसे कम है ब्रिक्स में, फिर है सार्क में. तो आपको देखना है कि जो जितना छोटा-छोटा होता जाएगा ना, मान लो प्रादेशिक संगठन जो होंगे ना, उसमें मेंबर्स की नंबर जो है ना, जो मेंबर देश हैं, वो कम होते जाएंगे, सदस्य कम होते जाएंगे. लेकिन जितनी बड़ी प्रादेशिक से वो और बड़ी बन जाती है ना, पूरे वर्ल्ड की बन जाती है, पूरी इंटरनेशनल बन जाती है, तो उसमें मेंबर्स ज्यादा हो जाते हैं. ये एक पहली टिप है, आप ऐसे पढ़ सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑफ कोर्स उसमें मेंबर तो ज्यादा होंगे ही. लेकिन हम ब्रिक्स की बात करें या एशिया संगठन की बात करें, ऑफ कोर्स एशिया में ही सिर्फ डील कर रहे तो एशियन देश ही होंगे, तो ऑफ कोर्स कम ही होंगे. यूरोपियन वाले भी कम है ना? पेट्रोल वाले भी उससे कम है. तो ऐसे याद रख सकते हो. देखो ये जो हेडक्वार्टर्स है ना, या मुख्यालय, इनको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि कहाँ पे हो सकता है. और उद्देश्य और कार्य में
अगर आप अंतर करके पढ़ोगे ना, जैसे सार्क में और एशियन में अंतर, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। अगर थोड़ा अंतर करके निकाल के पढ़ोगे ना कि इसमें ये क्या कर रही है, ये जन कल्याण कर रही है, लेकिन एशियन क्या कर रहा है, जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक कल्याण भी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा पॉइंट्स याद रखोगे ना। जैसे यूरोपियन यूनियन सिर्फ यूरोप में व्यापार करेगी, यूरोप में किसी देश में झगड़ा ना हो वो देखेगी, मनी फ्लो हो रहा है क्या वो देखेगी, है ना। सिमिलरली आप ब्रिक्स को याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि ब्रिक्स मतलब इन 5 देशों की संगठन। तो फ्रीली हम पैसे भेज सकते हैं, लोग भेज सकते हैं, एजुकेशन हो सकती है। ये लोग 5 में आपसी अच्छा मतभेद मतलब संतुलन इनका बनाए रखते हैं। तो ऐसे करके आप अगर चीजों को याद रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली जो है ना मतलब इस पार्ट को याद रख सकोगे। ठीक है, चलो अभी किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, कोई डाउट है? एनी क्वेश्चंस? आप लोगों की इच्छा थी कि एक बार फिर से वो पार्ट एक्सप्लेन की जाए तो मैंने कर दी। अभी बताओ। हाँ मयूर? यस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई डाउट है? कैसे पढ़ना है वो भी बताया हुआ है। कौन क्या बोलना चाहेगा प्लीज? नहीं है तो हम फिर क्लास यहीं पे एंड करेंगे। मयूर आपकी हैंड रेज है, बताओ प्लीज, प्लीज नहीं बोलो। मैम, मैं क्या कह रहा ओके था, आई हो। हाँ अगली बोलो। क्लास में 12वां, अगली क्लास में पर्यटन धड़े का ये करेंगे, हाँ करेंगे, जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, पर्यटन पाठ का। पर्यटन का करेंगे, हाँ यस जरूर मैम, करेंगे, अगले पार्ट बातुक में। भी करेंगे। ओके चलो, फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट सभी थैंक को। यू टीचर। गुड थैंक यू एंड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।